समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद होमोसेक्सुअल्स को नहीं मिलेगी आर्मी में एंट्री। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, आर्मी में ऐसे संबंधों की कोई जगह नहीं। इस तरह का सेक्सिस्ट रिमार्क हम एक लीडर से एक्सपेक्ट नहीं करते, स्पेशली राहुल जी से, जिनकी खुद की दादी और माँ बहुत स्ट्रांग थी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर राहुल गांधी के सेक्सिस्ट कमेंट के बाद जुबानी जंग तेज। पीएम मोदी ने राहुल पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने पीएम को कहा, बी अ मैन। हिंदी न आने पर मुंबई इमिग्रेशन काउंटर पर तमिलनाडु के शख्स के साथ कथित भेदभाव। ट्विटर पर पोस्ट की आप बीती। पुलिस करेगी मामले की जांच। आलोक वर्मा के चार्ज लेने के बाद सीबीआई में आंतरिक बदलाव जारी। अंतरिम चीफ द्वारा किए गए सारे ट्रांसफर ऑर्डर को पलटा। वर्मा ने दिए और ट्रांसफर ऑर्डर्स। अब सिलेक्शन कमेटी करेगी वर्मा के भविष्य पर फैसला। कोटा बिल के खिलाफ कोर्ट में पहली अपील। यूथ फॉर इक्वालिटी ने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ डाली याचिका। कहा, वित्तीय आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ। बंगाल के बर्दवान में मिड डे मील खाकर बीमार हुए 60 स्कूली बच्चे। टीएमसी सरकार ने लिया हालात का जायजा। बीसीसीआई के प्रमुख प्रशासक विनोद राय ने की हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर 2 मैचों के प्रतिबंध की सिफारिश। राय ने कहा, खिलाड़ियों का महज माफी मांगना नहीं है काफी। और इस पोंगल पर रजनी और अजीत के फैंस को मिला बड़ा तोहफा। रजनीकांत की पेटा और अजीत की विश्वासम हुई रिलीज। नमस्कार, मैं मंदार फंसे और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। नेशन नाउ पर आज बात देश के गन्ना किसानों की करेंगे। क्या आप जानते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक भारत में गन्ना किसान अपनी मेहनत की कमाई से वंचित हैं। जी हां, देश भर में चीनी मिलों और गन्ना किसानों को पैसे नहीं दे ये मिले जो है वो गन्ना किसानों को पैसे नहीं दे पा रही है। और सबसे ज्यादा बदहाली है यूपी और महाराष्ट्र की। यहाँ पर गन्ना किसान अपने हक की कमाई की लगातार मांग कर रहे हैं, पर बम्पर फसल पर कम डिमांड के कारण नुकसान उठा रही फैक्ट्रियां किसानों को पैसे देने में नाकाम है। दोनों राज्यों में किसानों को कुल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देना अब बकाया है। और अब सवाल यह है कि गन्ना किसानों को पैसे मिलने में देरी क्यों हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और शुगर मिल्स या फिर राज्य सरकारें, और किसानों को उनका हक मिले इसके लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये सारे सवाल हम उठाएंगे आज के शो में, पर पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। देश के 2 सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों के किसान बदतर हालत में हैं, खासकर गन्ने के किसान। शुगर मिल से करोड़ों रुपए ना मिलने से गन्ना किसान बदहाल हैं। मेरा इस कंपनी से 2 लाख रुपए मुझे मिलने वाले थे, वो नहीं मिले। पिछले साल जो गन्ना गया है मेरा 125 करोड़ 125,000 रुपये, मतलब 1.25 करोड़ रुपया मिलने वाले थे। उसमें से 1 रुपया 1.25 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। कृषि प्रधान भारत देश है, वो किसान पे बात क्यों नहीं कर रहे? अभी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है इधर, लेकिन यहाँ के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किसान पे क्यों नहीं बात कर रहे? Sugar factories are demanding roughly 500 plus amount from government as soft loan or whatever, and in whatever form the aid can come to pay the farmers. And of course few factories have started paying FRP, and till 31st of December
40% of the FRP of the Maharashtra farmers has been paid. महाराष्ट्र में गन्ना किसानों के 4,576 करोड़ रुपए बकाए हैं। मेरा नाउ ने नागपुर जाकर जमीनी हालत जानी। उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत भी इससे कुछ अलग नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों का 6,123 करोड़ रुपए बकाया है। मेरा नाउ का सवाल, गन्ना किसानों को उनका हक मिलने में इतनी देर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा नाउ। और इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गणेश हाके, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ योगेश पांडे जुड़े हुए हैं, शेतकरी संगठन के प्रवक्ता है, और अविक शाह जो कि कन्वीनर है जय किसान आंदोलन के। सभी का स्वागत इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल जो है वो शेतकरी संगठन के योगेश पांडे से है। योगेश पांडे, ये बताइए कि किस प्रकार की समस्या ये गन्ना किसानों की फिलहाल सामने आई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बाकी किसानों के बारे में बोला जाता है, गन्ना किसानों के बारे में बहुत कम सुनाई दिया जाता है कि उन्हें भी किसी तरह की तकलीफ है। योगेश पांडे, सवाल आपसे है, क्या तकलीफें कुल मिला के गन्ना किसानों को है? सवाल आपसे है, अगर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो अविक शाह, यही सवाल आपको भी दोहराऊंगा मैं। अब तक ऐसे समझा जाता था कि गन्ना किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, ज्यादातर बाकी के जो किसान होते हैं, बाकी फसलों के जो किसान होते हैं, उन्हें इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये नौबत गन्ना किसानों के ऊपर भी आती हुई दिख रही है। जी, आपका प्रश्न वाजिब है। गन्ना किसान किसानों के बीच संपन्न माना जाता है, लेकिन दर्शकों को यह भी मालूम होना होगा कि गन्ना साल में एक ही बार उसका फसल आती है। बाकी फसल तो साल में 2 बार उठा लेते हैं किसान। तो 1 साल इंतजार करने के बाद गन्ना की फसल आती है। वो फसल की व्यवस्था जो है सरकारी रूप में बढ़िया हुआ करता था। हर किसान को एक बेचने का जगह मिलता था। FRP, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, सरकार की तरफ से घोषणा होती थी। और एक प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का तालमेल हुआ करता था गन्ना। अब कुछ ही महीनों पहले ये समस्या सामने जब आई तो मोदी सरकार ने बहुत बड़ा घोषणा किया कि हजारों करोड़ रुपया वो गन्ना क्षेत्र में लगा रहे हैं, चीनी मिलों को पैसा दे रहे हैं, इथेनॉल के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। और ये सब आपके चैनल में भी कई बार डिस्कशन हो चुका है। उसके बावजूद ये पेमेंट क्यों मिल्स नहीं कर रहे हैं, ये सवाल हम मिल्स को ऊपर उठा रहे हैं जरूर, लेकिन इसके पीछे एक पूरा व्यवस्था का फेलियर इंडिकेटेड है। जी, चीनी मिल्स के पास स्टॉक है, वो अपना सामान बेच नहीं पाते हैं, लगातार इंपोर्ट हो रहा है, और चीनी मिल्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मिल्स हैं, प्राइवेट मिल्स है जिन्होंने पैसा डाइवर्ट कर दिया। दूसरे पावर इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे चीनी मिलों का पैसा लग गया। तो किसान वही आज सड़क पे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, 2-2 साल का भी पैसा बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 2,000 करोड़ रुपया सिर्फ पिछले सीजन का बाकी है। तो ये कंप्लीट फेलियर है। ना शासन, गवर्नमेंट की तरफ से इनका कोई मदद नहीं है, और सिर्फ घोषणाएं हैं, और मिलों की तरफ से कुछ बदमाशी, कुछ बदहाली, कुछ व्यवस्था है। जी, तो ओवरऑल एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसको डील करने के लिए किसी के पास ना तो समय है, ना राजनीतिक इच्छा और ऊर्जा। जी, राजनीतिक इच्छा और ऊर्जा की बात आपने छेड़ी है। गणेश हाके हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा। गणेश हाके, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से लगातार इस तरह की डिमांड बढ़ते जा रही है, लगभग जो किसान है 15 लाख के आसपास किसान अभी भी राह देख रहे हैं अपने पैसों की। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने तो ये FRP जो तय हुई है उसी के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने, अभी तक क्या होता था कि FRP के हिसाब से लोगों को पेमेंट किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे चीनी मिल है कि जो FRP से भी ज़्यादा पेमेंट करते हैं। उसके लिए पहले नियमावली जो रेगुलेशंस है वो नहीं थे। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसके वजह से फार्मर्स को, यानी किसानों को, वो FRP से भी ज़्यादा
मुआवजा ये आपने उनको मिल सकता है। अभी जो कुछ बातों की जो चर्चा हुई अभी जो आप चैनल पे, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसान एक गन्ने का प्रॉब्लम या चीनी मिल का जो प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है, ये इसका प्रॉब्लम कोई ये महादेश का नहीं है, ये इंटरनेशनल जो मार्केट है, चीनी मार्केट है। चीनी मार्केट में जो चीनी के जो भाव जो कम हुए हैं उसी की वजह से प्रॉब्लम्स निर्माण हुए हैं। तो भी ये केंद्र सरकार ने हमेशा के लिए एफआरपी तो तय की है। एफआरपी भी उसके जो सी रंगराजन समिति जो गठित की थी, वो रंगराजन समिति की सिफारिश से ये केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिए है और उसके हिसाब से भी एफआरपी तय की जाती है। और वो जो एफआरपी है वो इसके लिए कानून बनाया गया है। एफआरपी की जो कीमत होती है उसी हिसाब से किसानों को जो चीनी मिल्स वो अदा नहीं करते, रकम देते नहीं, उनके ऊपर कानून भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा कानून इस सरकार ने बनाया है। इसके लिए महाराष्ट्र की तो उसका अमल क्या किया? नहीं, कानून बनाया है आपने गणेश जी आपने तो पूरी स्थिति का जायजा दिया, लेकिन साथ साथ जो हकीकत है वो हकीकत से आप क्यों नहीं सामने करना चाह रहे हैं ये हकीकत को? क्योंकि जाहिर सी बात है 15 लाख के आसपास किसान हैं जो महाराष्ट्र के अभी भी उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए, जिस तरह से एफआरपी की जो बात है वो अब तक उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो ऐसे हाल में महाराष्ट्र सरकार के पास कानून होते हुए भी चीनी मिलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दो बातें इसमें मंदार जी मैं आपको बताना चाहता हूं। सन 17 और 18 की जो एफआरपी की जो कीमत है तो पूरे 99% 80% ये फार्मर्स को, किसानों को अदा किए हैं। रहा ये अपने करंट ईयर का, चालू साल के में से भी 40% एफआरपी लोगों को अदा कर दी है। उसमें अमाउंट उसकी टोटल एफआरपी की जो अमाउंट है ना वो 7,560 करोड़ रुपए है। उसमें से 2,850 रुपए अदा किए हैं और 4,500 करोड़ रुपए देने हैं, यानी 60% देना है। हर एक यानी चीनी मिल को 14 दिन में ये एफआरपी अदा करना ये कानूनन ये है अपना, उनको बंधन है ये। लेकिन कुछ चीनी मिल की परिस्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो शुगर के जो भाव है, यानी चीनी के जो भाव है वो बहुत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम होने की वजह से, और ये जो ये होने के नाते से कुछ कारखानों की परेशानियां है। आपका कहना है ये जो मसला है, आपका कहना है कि ये पूरा जो है वो चीनी मिलों के ऊपर दायित्व आता है, ना कि सरकार के ऊपर? नहीं, दो बातें हैं। कोई भी चीनी मिल, कोई कारखानादार, ये भले वो प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो, अगर चीनी को अगर यानी शुगर को अगर अच्छी तरह से अगर उनको जब कीमत मिल गई तो वो एफआरपी देने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अपने ये है कि पिछले साल 2 साल में चीनी के भाव के बारे में थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा उत्पादन होने से ये चीनी के भाव गिर गया है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 22 रुपए ये प्रति किलो का भाव है, और हम यहाँ से अब ये हमारी एमआरपी कीमत है जो अपनी 29 रुपए हम दे रहे हैं। यानी जो मार्केट में जो प्राइस है उसके ऊपर हम मिनिमम प्राइस जो बोलते हो, आधारभूत कीमत बोलते हो, ये सरकार ने 29 रुपीज कर दी है। कि तो ये सरकार तो हमेशा ये किसानों को इस यानी बारे में सोच रहा है। और मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट अहम सवाल है गणेश जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रुकाऊंगा, अभी जी के पास जाऊंगा। एक सेकंड और महाराष्ट्र के एक सेकंड के लिए आपका कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट का भी इसमें उतना ही जिम्मेदारी है जितनी कि यहाँ के चीनी मिलों की जिम्मेदारी है। ऐसे हालत में अभी जी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि लगातार इस तरह की स्थिति तो हर क्षेत्र में आती है। इस तरह की स्थिति जो बनती है, खास करके उनका कहना है कि घाटा होता है चीनी मिलों को, क्योंकि उनका जो उत्पाद होता है उससे भी कम जो एफआरपी है, उससे भी कम जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वहाँ पे मिलती है। तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी की जो बात है वहाँ पे गलती हो रही है? गणेश जी को यह मालूम होना चाहिए कि एफआरपी के अलावा भी एसएपी बोल के कॉन्सेप्ट है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस है जी। चीनी की जो पूरा व्यवस्था है वो कानून से नियंत्रित है। एक किसान जो चीनी मिल के कमांड एरिया में है उसको उस चीनी मिल को बेचना ही पड़ता है,
और वो उगाता इस उम्मीद में है कि ये मिल खरीदेगी, मिल डिलीवरी लेती है, चीनी बनाती है, बाजार गिर जाता है, किसान को पेमेंट नहीं देता है। ये क्या व्यवस्था ठीक है? सिर्फ किसान को ही मरना है? उसने तो आखिर अपना फसल जो है मिल को पहुंचा दिया है। 14 दिन में पेमेंट का कानून है, ये कानून है, और सरकार जब ये कानून का पालन नहीं होता है, मिल को कुछ नहीं करती है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, इसमें स्पष्ट बोली हुई है। कलेक्टर बोल रहा है हम उनको हियरिंग दिए हैं, अब वो बता रहे हैं अंतर्जातिक बाजार में चीनी का दाम गिर गया। अरे साहब, आप जितना चीनी इंडिया में उत्पादन करते हैं सब क्या विदेश भेज देते हैं? जी, आपको हमको कौन सा 22 रुपया किलो में चीनी मिलता है शहर में? नहीं सर, विदेश तो ये है ना, मतलब किसान बदहाली में है, किसान मरे, मिल को हम टच नहीं करेंगे, और कहीं कहीं कानून और कहानी बनाते रह जाएंगे कि विदेश में बहुत दाम गिर गया इसलिए किसान को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। जी जी, ये कब तक चलेगी और इसको कौन सा किसान एक्सेप्ट करेगा, या देशवासी इसको क्यों एक्सेप्ट करेगा? जी बिल्कुल। योगेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेतकरी संगठन के। नहीं सर, मैं एक सेकंड गणेश जी, आपको अवसर मिलेगा बात करने के लिए। गणेश जी एक सेकंड, मंदार जी गणेश जी, आपको अवसर दिया जाएगा, क्योंकि और एक सवाल लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। योगेश पांडे हमारे साथ मौजूद है, जुड़ गए हैं। योगेश पांडे, कई सारे की उपलब्धियां गिना दी है गणेश आके जी ने, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दाम है वो गिर चुके हैं। ऐसे हालत में महाराष्ट्र सरकार ने 29 से लेकर 31 का वायदा भी किया हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है, और ये सब जो बातें हो रही है चीनी मिलों की विशिष्ट परिस्थिति की वजह से हो रही है। क्या कहना है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी और इस विडंबना की बात है कि चीनी का जी खपत होती है चीनी की, वो 70% औद्योगिक कारणों के लिए होती है। मतलब 70% शुगर का कंजम्पशन एज अ रॉ मटेरियल होता है, और उसका अगर आप ट्रांसलेटेड वैल्यू पकड़े, जैसे कैडबरीज, कोका कोला, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, और इसके जो दाम देखिए, पेड़ा, मिठाई 400-500 रुपए किलो, इसमें 50 से 70% चीनी रहती है इसके अंदर, और दूसरे कुछ मात्राएं रहती है। और उत्पादन चीनी के उत्पादक जो गन्ना किसान है उसको है, तो उसको जो दाम मिल रहा है बहुत कम है। अगर आपने देखा, गन्ने को उगाने के लिए तकरीबन 17-18 महीना लगता है, और गन्ने का जो कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन है वो पर एकड़ 60 से 70 हजार रुपया प्रति एकड़ कॉस्ट है, उसको 1.5 साल तक रुकना पड़ता है। और जब वो गन्ना डालता है मिल के अंदर, तो कानून में प्रावधान है, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 14 दिन में FRP हैज टू बी पेड। जब ये कानून बना है तो ये जिम्मेदारी ये सरकार की है कि इस कानून का पालन किया जाए। वो मिलों को कहे कि आपकी जिम्मेदारी है, आप किसान को पेमेंट कर दीजिएगा। और मिलों का भी कुछ समस्या है, उनका कहना है कि हम नहीं दे पा रहे। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है तो चीनी का दाम है, चीनी का दाम भी इसमें बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि चीनी का दाम जो ग्राहकों को मिलना चाहिए, और कोई ग्राहकों को समस्या नहीं। मेरे को पता है किसी ग्राहक ने कोई अभी शिकायत की है कि अगर 2-4 रुपए किलो चीनी का दाम बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन इसकी वजह से देश के 50 से 70 लाख किसानों को एक रोजगार आमदनी मिलेगा। और एक बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ा रोजगारी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देने वाला उद्योग है। तकरीबन 3 लाख करोड़ का इसका पूरा टर्नओवर है पूरे देश का। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की पूरी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है ये चीनी और चीनी उद्योग के ऊपर निर्धारित है। अगर आप चीनी उद्योग को हटा दें तो महाराष्ट्र खोखला हो जाएगा, बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी। और इसके ऊपर जब एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड उद्योग है, लोग किसानों को रोजगार मिलता है, और इसके ऊपर जो नॉन प्रोड्यूसर यानी वो गांव की जो अर्थव्यवस्था है, जो बाकी लोग काम करते हैं, खत वाले है, बैंक है, ट्रांसपोर्टर है, काफी लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये उद्योग को काफी अहमियत देनी चाहिए और इसे महत्व देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि तीनों घटकों को लेकर साथ में बैठ के इसमें रास्ता निकाले। आज किसान को क्या मांग रहा है कि जो FRP सरकार ने FRP जब घोषित की तो उसमें भी हाथ चलाकी कर दी। जो 9.5% के रिकवरी को जो FRP का जो मॉडल था, अभी जैसे जो गन्ने में जो मात्रा रहती है चीनी की उससे रिकवरी कहते हैं, और उसी के आधार पे उसका जो गन्ने का जो दाम है हर साल जो
सरकार ने हाथचालाकी कर दी, 9.5% का बेस 10% कर दिया, और उधर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हमने 200 रुपए टन करने का काम बढ़ा दिया। एक मुद्दा लेते हैं, एक मुद्दा लेते हैं। जी योगी जी एक सेकंड, आपने कई सारे मुद्दे उठाए, एक मुद्दा जरूर उठाएंगे इसमें से। गणेश आके जी, आपको सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना है जो कि अविक जी ने खड़ा किया था आपके सामने, और वो सवाल यह है कि एसएपी के दाम भी होते हैं, ना कि सिर्फ एफआरपी के दाम होते हैं। ऐसे हालत में क्या जो पॉलिसी है आपकी, पूरी तरह से पॉलिसी को एक प्राथमिकता, जो एक तवज्जो देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पा रहे हैं आपकी सरकार? नहीं मंदार जी, ऐसा नहीं है। भले केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, ये दोनों ही सरकार की ओर से ये किसानों को ये एफआरपी के हिसाब से पैसे देने में उन्होंने कानून है, और कानून के हिसाब से जो चीनी मिल्स ये किसानों को पैसे नहीं दे रहे उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। दो बातें इसमें है, 14 दिन में एफआरपी के हिसाब से पैसे किसानों को मिलना चाहिए, ये कानून है। अगर नहीं दी तो उसके ऊपर 15% से ब्याज देना, किसानों को ब्याज भी देना पड़ता है, इसके लिए भी कानून है। तो अभी मैंने अभी तक बताया कि पिछले साल का 17-18 का जो एफआरपी के हिसाब से जो किसानों की जो बाकी थी, तो वो पूरी बाकी अभी वो दे चुकी है कारखानों के पास, अभी कोई ऐसी बाकी नहीं है। इस साल में जो किसानों के जो एफआरपी के हिसाब से कह रहे हो कि पिछले साल की थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पिछले साल की भी 40% एफआरपी के हिसाब से इनको जानकारी, इनके गलत बोल रहे हैं। नहीं सर, महाराष्ट्र का बोल रहा हूँ, और बाकी क्या उधर नहीं। एक सेकंड, एक के बाद एक बात करेंगे। गणेश जी सुनिए, गणेश जी थोड़ा सुनिए, बोलिए। योगेश जी क्या कह रहे हैं, मुझे वो सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड, आप थोड़ी देर के लिए सुनने के लिए योगेश जी क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। योगेश पांडे क्या गलत कह रहे हैं? गणेश आके क्या गलत कह रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, ये गणेश आके जी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के बिलों ने पिछले साल का पूरा बकाया दिया। ये साफ झूठ है, साफ गलत बता रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो साकरवाड़ी का न्यू साकरवाड़ी फल्टन शुगर वर्क्स जो मिल है, उसने 48 करोड़ रुपया किसानों को बकाया राशि रखी, पूरी चीनी बेच के खा गया मिल वाला, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कागजी घोड़े नचाए हैं, आरआरसी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चीनी बेच के रकम वसूल की जाए, जबकि मिल में चीनी का एक टुकड़ा भी नहीं है, और वो मिल के ऊपर करीबन 250 करोड़ का कर्जा हो चुका है, और मिल की जो एसेट वैल्यू है खाली 150 करोड़ की है। मतलब किसान को पैसा कब मिलेगा? हमने उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की, और महाराष्ट्र में ऐसे आज भी तकरीबन 20 से ज्यादा मिले हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। कुछ मिले का 2 साल पुराना भी बकाया बाकी है। तो गणेश जी जो कह रहे हैं, जिम्मेदारी सरकार की थी, और यह वक्त जाते ही, इसीलिए जो कानून है 14 दिन का, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं देते हैं तो तुरंत मिल के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। एक सेकंड के लिए, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, योगेश जी एक सेकंड, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सख्त जी एक सेकंड के लिए गणेश जी आप ये बताइए कि अब तक ऐसे कितने का चीनी मिले हैं जिनके ऊपर आपने कार्रवाई की है, जिन्होंने 14 दिन के अंदर एफआरपी का जो भी बकाया देना बाकी था वो दिया नहीं है, उसकी जो एक प्रोसेस होती है वो फॉलो नहीं किया है? ऐसे कितने चीनी मिल है जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है? एक भी नहीं। जवाब देंगे 0, 0, एक भी नहीं। ये एफआरपी के हिसाब से वो अपने पेमेंट नहीं की थी। उनके 18 ये जो शुगर फैक्ट्रीज है उनको हमने नोटिस दे दी थी। सुनिए सर, अभी उन लोगों ने ये 17-18 का एफआरपी पूरा अदा किया है, उनके ऊपर एक्शन लेने की कोई जरूरत है, नोटिस दी थी, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए। अभी दो बातें इसमें हैं कि जो योगेश जी बोल रहे हैं कि ये सरकार ये अपने गन्ना उत्पादक किसानों के बारे में कोई सोच रही नहीं, ऐसा नहीं है। ये दो बातें हैं। शुगर के कीमत के बारे में मैंने इंटरनेशनल मार्केट का अगर संदर्भ दे दिया, लेकिन तो भी हमारे महाराष्ट्र के किसानों को, इस देश के किसानों को, गन्ना उत्पादक किसानों को एफआरपी के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, ये तो हो गया। लेकिन ये किसान कैसे सक्षम हो जाएगा, उनको अधिक आर्थिक फायदा कैसा होना चाहिए, इसके लिए ये केंद्र के सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने भी एक पॉलिसीज बनाई है। पहले वो इथेनॉल हम 5% इथेनॉल वो पेट्रोल में मिला, अभी 20% इथेनॉल उसमें इंक्लूड करने का, मिलाने का ये धोरण हमने तय किया है। दूसरी बात है कि सिर्फ लोग शुगर गन्ने से शुगर उत्पादित करते हैं, उसके सिवा अगर जूस से कोई शुगर मिल। जी बोलिए गणेश जी, बोलिए गणेश जी, बोलिए। हेलो,
हाँ, और इथेनॉल जैसी बात है कि इथेनॉल अभी हमने पहले वो जो शुगर केन ही कुछ हमारे महाराष्ट्र के कुछ कारखाने ऐसे है कि सिर्फ शुगर अपना चीनी बनाते हैं, तो बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए भी उसमें इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल के लिए हम यानी ओपनली ऐसा पॉलिसी डिसीजन लिया है और जो मांगेगा उसको इथेनॉल निर्मित के लिए हम परवाना दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो किसी कारखाने को चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इथेनॉल बनाएंगे, तो जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनाने के लिए भी यहाँ पे सरकार ने पॉलिसी बनाई है और 20% इथेनॉल अभी हम पेट्रोल में यानी मिलाकर वो बेचने का यह हमने धोरण भी किया है। इससे फायदा ऐसा होगा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमें कि चीनी के भाव अगर गिर भी गए, कम भी हो गए, तो किसानों को इथेनॉल जैसे ही अपने फ्यूल से ज्यादा उनको आर्थिक लाभ होगा, यानी फायदा हो सकता है, फायदा मिलेगा। ये पॉलिसीज है। एक सेकंड गणेश जी, आपने पॉलिसीज की, आपका कहना है आपने गिना दी पॉलिसीज जो बनाई नहीं थी, इस सरकार ने बनाई है। जी एक सेकंड अविक जी, आप मानेंगे कि ये जो पॉलिसीज है वो पूरी तरह से कारगर बनेगी? अविक जी, अविक साहब, आपको जो गणेश हाके ने अब जो पॉलिसीज बताई है, आपको लगता है कि ये पॉलिसी कारगर साबित होगी? और खास करके इन पॉलिसी को अब जिस तरह से इथेनॉल की भी पॉलिसी उन्होंने बनाई है, ऐसा उनका कहना है, वो भी काफी अहम पॉलिसी है आपके हिसाब से? जी, पॉलिसीज नहीं बनाया सरकार ने, ऐसा किसी का आरोप नहीं है। आरोप ये है कि आप पॉलिसीज को रूपांतर नहीं करते हैं क्योंकि करने का मनसा नहीं है। देखिए, गणेश जी ने दाम का बात किया, 22 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में हो गया। अरे इस देश में जितना चीनी उत्पादन होता है उसकी एक बहुत ही कम फीसदी चीनी जो है बाहर निर्यात होता है। निर्यात में कोई कमी आ गई होगी क्योंकि अंतर्जातिक बाजार में दाम गिर गया, लेकिन इस अवस्था में आपने आयात किया, इंपोर्ट किया चीनी। जब दाम गिर गया, देश में किसानों को दाम, अपने गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, मिलों के पास स्टॉक बढ़ रहा है, उस अवस्था में सरकार की नीति है कि आप इंपोर्ट करो चीनी और फिर आप बताते हैं हम तो पॉलिसी बनाते हैं। भाई साहब, पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन नहीं होता तभी ना किसानों का गुस्सा है। आप कागज पर दिल्ली बैठ के कितना भी पॉलिसी लिख लीजिए, उससे किसानों को फायदा क्या हुआ? अविक जी, उनका कहना है कि उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया है। अनिल जी, आप कह रहे हो कि इंपोर्ट सर, इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं आपको मंथ टू मंथ गिना दूंगा। आपने इंपोर्ट किया है, आपने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया है, आपने सर्जिकल अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और यहां चीनी आयात कर लिया। गणेश जी, आप कह रहे हो कि चीनी इंपोर्ट नहीं किया, ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं बातें आपको मैं दावे के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीनी शुगर इंपोर्ट नहीं किया, शुगर जो आयात हुई है, इंपोर्ट हुई है ना, वो अपसेट पॉलिसी के हिसाब से वो आयात हुई है। वो शुगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की है, उसके लिए परमिशन नहीं दिया है। दो बातें आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि शुगर केन के बारे में हमने जो सर, आपको मालूम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैरिफ बैरियर है। जो चीज इस देश का दाम गिर रहा है, उसका दाम रक्षा करने का जरूरत, उसका जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ऑफसेट में आपको चीनी क्यों मंगवाना था? जी वो सर, आप पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं, आपको किसानी पर ध्यान नहीं देना है। जो रूल है और चैनल में WTO का जो रूल है, उसी रूल के हिसाब से पाकिस्तान से चीनी कागज दिखाने से कोई खुश नहीं होगा, जमीन पर काम करके दिखाना होगा। नहीं, अनिल जी थोड़ा सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए। जो पाकिस्तान का आप जिक्र जिस बात का कर रहे हैं, अच्छा जी, बोलिए, जरूर बोलिए। जो अभी इंपोर्ट हुई है वो WTO के जो कानून है, वो कानून के हिसाब से इंपोर्ट हुई है, वो उसका कोई संबंध इस बारे में नहीं है। हमने एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहन दिया है, प्रोत्साहन पर सब्सिडी दी है हमने, यह इसके लिए 4000 रुपए पर मेट्रिक टन के लिए, और वो केंद्र सरकार की सब्सिडी है। और हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो 4000 और 1000 रुपए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे 5000 रुपीज ये एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी प्रति टन है। हम एक्सपोर्ट के लिए भी ये सरकार मदद कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी शुगर के भाव बहुत कम हो गए हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा नहीं है, ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट करने में नाकाम हो रही है। योगेश पांडे, क्या आप मानेंगे? चाहिए तो भी हम इसके अलावा हमारे देश में हमारा अलग कोई पॉलिसीज बनाकर हम किसानों को कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में गणेश जी एक सेकंड, गणेश
गणेश जाके थोड़ा सुनते हैं आपकी बात भी आपको समय मिलता है, अवसर मिलता है बात करने का, रखने का। योगेश पांडे आप शांति से बताइए कि क्या गणेश जी ये जी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि जो पिछले सरकार ने जाते जाते शुगर का सेलिंग जो मैकेनिज्म था वो डिकंट्रोल कर दिया और मिलों पर का जो रेस्ट्रिक्टेड था चीनी बाजार में, अपने यहाँ पे बहुत अच्छी सिस्टम थी कि हर महीने एक ठराविक मात्रा में चीनी बाजार में उपलब्ध होती थी और इसकी वजह से बाजार में एक सीमित मात्रा में फ्लो रहता था। उसकी वजह से चीनी के दाम आर्टिफिशियली एक विहित दायरे में मैनेज करना संभव था। पिछले सरकार ने जाते जाते उस पर का नियंत्रण हटा दिया और बड़ी मात्रा में मिलों ने बाजार में चीनी उतारी और इसी का नतीजा जो हुआ कि चीनी के दाम 1900-2000 तक गिर गए और वहां से संभलने के लिए चीनी के अभी फिर से इस सरकार ने अभी कुछ 5-6 माह पहले 2900 रुपए चीनी का मिनिमम दाम तय किया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने कि यूपी और महाराष्ट्र के दाम सलीके करते हैं 2900 दोनों जगह पे मिनिमम सेलिंग प्राइस। अभी नतीजा ऐसा है कि यूपी और महाराष्ट्र के दामों में तकरीबन 200 रुपए का पिछले 4 दशकों से अंतर रहता है। इसका नतीजा हुआ ये कि यूपी के मिलों की चीनी अभी बिकना शुरू हो गई है, महाराष्ट्र की चीनी की मिलें चीनी बिक नहीं रही है और यहाँ पे वैसे का वैसे पड़ा है। उसके अंदर थोड़ा अंतर रहना चाहिए। वापस चीनी के अंदर एसएम के ग्रेड रहते हैं और दोनों ग्रेड में 50 से 100 रुपए का अंतर रहता है। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, ये साफ साफ दर्शाता है कि इन्हें को पता नहीं, पॉलिसी फेलियर है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश कंज्यूमर देश है, हमारा देश सबसे बड़ा चीनी का ग्राहक है। हमें 260 से 70 लाख टन की चीनी की गरज है और हमारे पास में अभी बहुत ज्यादा चीनी नहीं है, ये इनको आंकड़ेवारी पता नहीं है। मैं पिछले 20 साल का तजुर्बा रखता हूँ इस चीनी के व्यवसाय में, तो चीनी का 200 लाख टन भी चीनी का स्टॉक रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सप्लाई है वो प्रॉपर रिस्ट्रिक्ट किया तो चीनी के अगर सरकार चाहती है तो आज शाम में 24 घंटे के अंदर चीनी के दाम 5 रुपए किलो से बढ़ा सकती है, लेकिन इनको पता नहीं क्या करना चाहिए। मूल मुद्दे की बात है कि चीनी का आज दाम चाहिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लिंक रहना चाहिए। जब गन्ने का दाम अगर आप XYZ रखते हो तो चीनी का दाम क्या रहना चाहिए, इसी का फॉर्मूला चाहिए और इसी के हिसाब से पूरा प्लानिंग चाहिए। लेकिन ये प्लानिंग में पूरा फेलियर है। और सबसे बहुत जरूरी बात है कि जो हमारे एक्सपोर्ट वगैरह, अरे 10-20 लाख टन एक्सपोर्ट करेंगे आप, उससे कुछ नहीं, आपको बफर स्टॉक करना है क्योंकि आने वाले अगले साल में चीनी की कम किल्लत होने वाली है। महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति है और उसका फोरकास्टिंग चाहिए इनको, उनका विजन चाहिए। और चीनी 2 साल 3 साल खराब नहीं होती है, आप उसको स्टॉक करके रखिएगा। आप एक तरफ बोल रहे हैं हम इतना रुपया सब्सिडी के लिए दे रहे, उसके बजाय आप वो पैसा चीनी मिलों को ब्याज भरो और वो गवर्नमेंट ऐसा पिछले सरकार ने किया है। आप पिछला पुराना निकाल के देखिए। एक अहम सवाल, जब भी ऐसी समस्या आई है, इसके पहले भी आई है, उस वक्त बफर स्टॉक। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि स्टॉक रख सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अविक साजिब सवाल यह है कि ऐसे हाल में जबकि चीनी किसानों के बारे में हम बफर स्टॉक रखना है आपका कहना है, लेकिन अविक साजिब जबकि चीनी किसानों को हम अगर इस तरह से कुछ फायदा उठाने की बात करते हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सरकार की पॉलिसी का नतीजा है या फिर चीनी मिलों की पूरी तरह से एक फेल्यूर है, उनके अपनी जो पॉलिसीज होती है उसको लेकर? तो ऐसे हाल में इन किसानों को सरकार अपनी तिजोरी से पैसा क्यों दे, तो सरकार क्यों मदद करे, आपको क्या लगता है? अविक साहब से फिर एक बार बात करेंगे, लेकिन यही सवाल दोहराऊंगा योगेश पांडे आपको कि अगर चीनी किसानों को सरकार से मदद देने की बात आती है तो जबकि इतना पैसा चीनी के ऊपर लागत में लगा हुआ है पहले से, इस तरह से पैसे की एक हमी है आपके हिसाब से, तो ऐसे हाल में चीनी किसानों को पैसा सरकार की तिजोरी में से क्यों देना चाहिए? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। यहाँ पे मिलों को आदत सी लग गई है कि जब तक किसानों का नाक दबाएंगे तो वो किसान हंगामा, तो सरकार के जब से ये सालों साल है, आज की तारीख में जो चीनी मिलें हैं, हर साल नई चीनी मिलें आ रही है। काफी चीनी मिलों को रकम देना कोई आज अड़चन की स्थिति नहीं है, देखा जाए तो ठीक है 100-200 रुपए टन का हम समझ सकते हैं कि थोड़ा अड़चन है, लेकिन पूरा पैसा रुकने जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन्हें इथनॉल से पैसा मिलता है, इन्हें कोजन से पैसा मिलता है, इन्हें उप पदार्थ से पैसा मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा उसके मूल्य में जोड़ते नहीं है, ये खाली चीनी का हिसाब करते हैं, जबकि जो चीनी मिलें दूसरे बाय प्रोडक्ट बनाती है उसका
जो रकम राशि जो किसानों को मिलनी चाहिए वो उसमें हिसाब में नहीं देते हैं और ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं देती है और ये मामला बेतुका इसी तरह से पड़ा हुआ है और किसान इसकी खामियां भुगत रहा है। वास्तविक सरकार की जिम्मेदारी है कि चीनी मिले पे कार्रवाई करे और उन्हें सख्ती से कहे कि आपको पेमेंट देना ही होगा, वरना हम तुरंत ये कह रहे कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। आज 50 दिन हो गए हंगाम, ये सीजन चालू हो गए जो हंगाम बोलते हैं, लेकिन मिलों ने काफी मिलों ने पैसा नहीं दिया है। सरकार ने अगर दंडी दिखा दिया तो आज की तारीख में आपको बोल दूं मैं कि तकरीबन 40 से 50% पैसा तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी योगेश पांडे, समय की कमी है, योगेश पांडे समय की कमी है। आखिरी 30 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा गणेश आके आपसे। गणेश आके, अगर आपको बता दे तो 7,500 करोड़ रुपए का बकाया जो एफआरपी का मूल्य अगर हमने ध्यान में लिया तो 7,500 करोड़ का बकाया पूरे देश में किसानों का बाकी है और 17,000 करोड़ का अगर एसएपी के हिसाब से अगर हम लोग ने सोचा तो 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो बकाया है वो बाकी है। कुल मिला के किसानों की ये हालत है, गन्ना किसानों की ये हालत है। सरकार कितने जल्दी इसके ऊपर कुछ राहत दिलाएगी और खास करके अगर चीनी मिलों का इसमें दोष है तो चीनी मिलों के ऊपर क्या सरकार चाहती है कोई राजनीति ना करते हुए सरकार चीनी मिलों के ऊपर भी कार्रवाई करना चाह रही है? निश्चित रूप से मंदार जी, दो बातें हैं कि ये सरकार अभी ये चीनी के ऊपर भाव सभी इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाने से ये किसानों के ऊपर भी आपत्ति है। कोई भी ऐसी किसानों के ऊपर आपत्ति आती है तो ये सरकार उनके बारे में, किसानों के बारे में हमेशा मदद करने का भी उन्होंने पॉलिसी रखी है, धोरण रखा है। और उसी हिसाब से भी मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में जिक्र किया और कहा कि हमने अभी तक जो अभी करंट ईयर का भी जो एफआरपी के जो हिसाब से किसानों को पैसे मिलने चाहिए उसमें से 60% सिर्फ अपने बाकी है, 60% बाकी है, 60% बाकी आपका कहना है। समय माफ कीजिएगा गणेश आके जी, समय की कमी बाकी है, 40% समय की कमी है, लेकिन ऐसा जी 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 आपकी ये बात फिर एक बार दोहराना नहीं चाहेंगे हम, लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें कि जो चीनी किसान है महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 60% उनका बकाया बाकी है, तो 60% पैसा उन्हें मिलना अभी बाकी है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसी हालत इन चीनी किसानों की है और साथ साथ पूरे देश में करीबन 7,500 करोड़ रुपए की राशि चीनी किसानों को देनी बाकी है, वो चाहे चीनी मिले हो या फिर सरकार की अपनी प्राथमिकता हो चीनी मिलों के ऊपर दबाव डालने के प्रति। तो जाहिर सी बात है सरकार ने इसे प्राथमिकता देना चाहिए, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बाकी खबरों की ओर मुड़ेंगे।